चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। शब्दावली में करते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला वाक्य है जिसकी वंदना की जाए, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वंदनीय। दूसरा, जिसकी वंदना न की जाए, अवंदनीय। ठीक है। आगे शब्द है जिसे बुलाया न गया हो, यानी जिसे निमंत्रित न किया गया हो या जिसे निमंत्रण न दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? अनाहूत कहेंगे। और जिसे बुलाया गया हो या निमंत्रण दिया गया हो उसको क्या कहेंगे? आहूत। देखो, आहूत और अनाहूत में अंतर ये है कि आहूत उसको कहते हैं जिसको निमंत्रण देके बुलाया गया है, और अनाहूत वो होता है जो बिना निमंत्रण के आ जाता है। मतलब ऐसे कहेंगे मैम उसको तो अतिथि कह देंगे। ये है किसी फंक्शन में, मतलब कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में हमने जिसको निमंत्रण देके बुलाया है वो आहूत कहलाएगा, और जो बिना निमंत्रण के आया है वो अनाहूत कहलाएगा। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। आगे शब्द आता है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला आ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? अन्व्यायागत। ठीक है, अन्व्यायागत। आगे शब्द है जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म किसी व्यक्ति से जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अग्रज। बना है अग्र प्लस ज से। अग्र माने आगे, ज माने जन्मा। ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। अनु माने बाद में, ज माने जन्मा। ठीक है, जो बाद में जन्मा है। अच्छा ये बताइए, ये जो दोनों शब्द हैं ये किस विधि से बने हुए हैं? अगर कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये आपके उपसर्ग विधि से बने हैं। ठीक है, अग्र इसमें उपसर्ग है, अनु इसमें उपसर्ग है। ठीक है। आगे शब्द है सबसे बड़ा या जो उम्र में बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहेंगे। ठीक है। सबसे छोटा या जो उम्र में छोटा हो उसे क्या कहेंगे? कनिष्ठ कहेंगे। ठीक है। जो अनुभव में श्रेष्ठ हो या पूजनीय हो उसको क्या कहेंगे? वरिष्ठ कहेंगे। देखो, वरिष्ठ और ज्येष्ठ इन दोनों में अंतर यह है कि जो वरिष्ठ होता है उसके पास अनुभव होता है किसी चीज़ का, भले ही वो उम्र में बड़ा हो या ना हो, लेकिन अगर उसको अनुभव ज़्यादा है उस विषय का तो उस विषय के लिए उसे वरिष्ठ कहा जाएगा। आगे शब्द आता है जो वैध संतान हो या जो पत्नी से उत्पन्न संतान होती है उसे क्या कहते हैं? औरस। ठीक है, उसे औरस पुत्र कहा जाता है। जो अवैध या प्रेमिका से उत्पन्न संतान जो होती है उसे जारज कहा जाता है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है परीक्षा में। आगे शब्द आता है गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, यानी गोद लिया हुआ पुत्र या गोद ली हुई संतान क्या कहलाएगा? दत्तक। ठीक है। आगे आता है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए कानीन कहा जाता है। ठीक है। जिसके माता पिता एक जाति के न हों, अलग अलग जाति के हों, तो उसको वर्ण संकर कहा जाता है। आगे शब्द आता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अपत। आगे शब्द आता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे क्या कहा जाएगा? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण में अन उपसर्ग लगा दिया गया है। जिसे बुढ़ापा न आए उसे क्या कहा जाएगा? अजर। जर माने बुढ़ापा, अ माने नहीं। जो कभी ना मरे या जो हमेशा जीवित रहेगा उसे क्या कहेंगे? अमर। हाँ, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाना। यहाँ पे क्या लिख रहा है? जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, यानी जो परीक्षा में पास नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए आया है। चलो, अगला शब्द है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी। आगे शब्द है जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो या हमला किया गया हो उसे क्या कहेंगे? आक्रांत। ठीक है, अब ये हमला की जगह आक्रमण भी अगर आ जाएगा तो वो भी अनाक्रांत हो जाएगा। आगे शब्द दिया है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जो मरने वाला हो या जो मरने के करीब हो उसको क्या कहते हैं? मुमुर्शु। ठीक है, या जो मरने की इच्छा रखता हो, अगर ये भी आ जाएगा तो हाँ, ठीक है, उसे मुमुर्शु कहते हैं। अब आगे शब्द दिया हुआ है मरने की अवस्था में होना या मृत्यु के निकट पहुंचना या जो मृत्यु के मुख में आने को है, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं मरणोन्मुख, मृत्युन्मुख, मरणासन। अब ये तीनों जो हैं शब्द अलग अलग हो सकते हैं, इनके साथ अलग अलग व्याख्या आ सकती हैं, ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है मरणोन्मुख, ये शब्द बना किससे है? ये बना है मरण प्लस उन्मुख से। उन्मुख का मतलब होता है की ओर मुख, यानी मरने की ओर मुख जिसका है।
तो आपको व्याख्या में ये ध्यान रखना है, अगर मुख वाला शब्द दिया हुआ होगा व्याख्या के अंदर, तो आपका जो शब्द होगा वो मरणोन्मुख हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर ऐसे हो मृत्यु की ओर उन्मुख जो हो, तो अगर उसमें मरण की जगह या मरने की जगह मृत्यु शब्द लिखा हो, तो फिर इसको आप विकल्प में लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे मरणासन्न दिया है, ये असन्न से बना है, ठीक है, आसन्न से, आसन्न शब्द बनेगा। आसन का मतलब होता है होने वाला या तत्कालीन, तो जो मरने वाला ही है, मरने की तरफ ही है, तो वो मरणासन यानी मरने के आसन पे जो बिल्कुल बैठा हुआ है। तो आपको उसी हिसाब से ना तीनों का, या तो तीनों में से कोई एक होगा, और अगर तीनों एक साथ दिए हुए होंगे तो आपको व्याख्या पे ध्यान देना होगा कि कौन सा शब्द दिया हुआ है, ठीक है। आगे शब्द दिया हुआ है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो, उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय कहेंगे। और मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है? हैं? महाभारत में किसका? अरे भगवान शिव का नाम है मृत्युंजय। महाभारत में वो जो बच गया था, पता नहीं कौन बच गया था, अश्वत्थामा। मृत्युंजय का मतलब होता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्ति कर ली हो, यानी मृत्यु उसके वश में हो, ठीक है, तो वो शिव ही है, भगवान शिव ही, ठीक है। अश्वत्थामा को तो श्राप मिला हुआ है, वो कोई ऐसे ही थोड़ी ना हुआ, श्राप के कारण वो अमर हुआ है। आज हम लोग पढ़ रहे थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हम लोगों ने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक कर लिया था। विस्मयादि बोधक आज हम करेंगे। चलो देखो, बहुत आसान है, इसे बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। विस्मयादि बोधक अवयव या विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, परिभाषा कहती है जिन अव्यय शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि किसी भी प्रकार के भाव का पता चलता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, यानी विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण में नीचे दिए हैं कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे। अब जैसे इसके प्रकार देकर नाम, आप उसको देखकर ही इसके नाम को पहचान सकते हैं, जो इसका भेद दिया है। तो ये भेद आप लोगों को भी पढ़ने होंगे, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है। जैसे आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक क्या होंगे? आश्चर्य को व्यक्त करने वाले, जैसे क्या, सच, ए, ओहो। हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जब जब कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ठीक है, वहां पर आ जाएंगे आश्चर्यबोधक। हर्षबोधक, हर्ष का मतलब होता है खुशी, जब हम किसी खुशी को व्यक्त करते हैं, तो खुशी व्यक्त करते समय हम कैसे शब्द, जैसे शाबाश, धन या वाह वाह, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द आता है शोक बोधक, जहां हम शोक यानी दुख व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा आता है जैसे हाय, अरे, बाप रे, उफ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे शब्द है हमारा इच्छा बोधक, जहां पर इच्छा दिखाई जाती है, जैसे काश, ये इच्छा को व्यक्त कर रहा है। वहीं पे शब्द है घृणा बोधक, जहां घृणा यानी घृणा को दिखाते हुए शब्द होंगे, जैसे छी या धिक। आगे शब्द है अनुमोदन सूचक, अनुमोदन सूचक जहां पे हम किसी चीज को अच्छा होना या ठीक होना जैसे व्यक्त करते हैं, जैसे ठीक, अच्छा, भला। इसमें थोड़ा सा भाव होता है आश्चर्य का, वो एक तरह से पूरी तरह से नहीं होता, मतलब आप इसे समझ सकते हो जैसे समझने वाला, जो कहते हैं अच्छा अब समझा मैं, वो, या ठीक, ये वाली बात है, तो वहां पे भाव व्यक्त करते हैं। आगे शब्द है संबोधन सूचक, जहां किसी को संबोधित करने वाले शब्द आएंगे, जैसे अरे, अजी, अरी, हे, ठीक है, आदि। इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे, लिखो। जैसे अरे बच्चों, अरे बच्चों, शांत बैठ जाओ। अरे बच्चों, शांत बैठ जाओ। आहा, आज तो आनंद आ गया। आहा, आज तो आनंद आ गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर, अरे जो है ये हमारे किसको व्यक्त कर रहा है? संबोधन को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा अविकारी शब्द है विस्मयादि बोधक, वो क्या हो गया? अरे। दूसरा दिया है आहा, आज तो आनंद आ गया, तो ये आहा ये हर्ष को व्यक्त कर रहा है, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक कौन सा हो जाएगा? हर्ष बोधक हो जाएगा, विस्मयादि बोधक है और अविकारी पद है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए,
इसके बाद अगला पॉइंट आता है, लिख लिया ये। अगला पॉइंट आता है हमारा निपात शब्द। निपात शब्द क्या होता है? देखो, परिभाषा कहती है निपात उन सहायक पदों को कहा जाता है जो किसी शब्द पर बल डालने वाला, देखो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बल डालते हैं तथा वाक्यार्थ में बिल्कुल नवीन अर्थ लाते हैं। मतलब एक तरह का बल डालकर उसमें एक नवीन अर्थ ले आते हैं, नया अर्थ हो जाता है वाक्य के अंदर। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ पॉइंट दिए हैं। मेन पॉइंट तो आपका यही है निपात के लिए, लेकिन कुछ पॉइंट और दे रखे हैं यहाँ पर जिन्हें निपात भी मान लिया जाता है। जैसे कि निपात शब्दों से आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, कह रहा है कि निपात शब्दों से प्रश्न किया जाता है, निपात शब्दों से निषेध किया जाता है, और निपात शब्दों से किसी शब्द पर बल दिया जाता है। तो मेन जो इसमें है ना, निपात शब्द का जो अर्थ है वो इससे है, लेकिन बाकी और जो दे रखे हैं वो और भी हमारे अविकारी शब्द के अंदर आ जाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर जो हमारा शब्द दिया हुआ है, तो, भी, ही, तक, भर, केवल, ठीक, क्या, कास, करीब, मात्र, सिर्फ, नहीं आदि। यहाँ पे इतने सारे शब्द दिए हैं, इसमें एक शब्दों को थोड़ा बॉक्स में डाल लीजिए। तो, भी, ही, तक, भर, केवल, ठीक है, और सिर्फ। ये शब्द आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे जिनको हमने बॉक्स में डाला है। बाकी और जो दिए हुए हैं, क्या इसका मतलब वो आपके निपात शब्द नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, विषम परिस्थितियों में है, अब आपको विकल्प के अकॉर्डिंग चुनना पड़ेगा जिस तरह से आपका आएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसमें किस तरह से हमारे निपात शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ देखेंगे, और कैसे इनमें परिवर्तन आता है, कैसे ये बल डालते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे वाक्य दिया है, एक साधारण वाक्य दिया है कि वह बाजार गया था। ठीक है, ये सामान्य अर्थ में है। अब हम इसमें ना निपात शब्द का प्रयोग करके देखिए किस तरह का परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे वाक्य लिखा, इसी वाक्य को आगे बनाया कि वह बाजार भी गया था। या हम दूसरा वाक्य बनाएं, वह बाजार ही गया था। हमने ये जो दो वाक्य बनाए हैं, इन दो वाक्यों में हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक शब्द है हमारा भी और एक शब्द है ही। लेकिन इन भी और ही शब्द लगाने से हमारे वाक्य के जो अर्थ है उसमें थोड़ी भिन्नता आई है। साधारण वाक्य क्या है? वह बाजार गया था। इसमें हमको कहीं कोई विशेष पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा है क्रिया हुई है बाजार जाने की। लेकिन जब हमने ऐसे कहा वह बाजार भी गया था, तो इस वाक्य में आपको क्या भाव समझ में आता है? केवल बाजार गया था या कहीं और भी गया था? तो कहीं और भी गया था। तो हमें यहाँ पे एक अर्थ और इसमें मिल जाता है कि वह बाजार भी गया था और बाजार के अलावा कहीं और भी गया था। ठीक है, अब दूसरा वाक्य है वह बाजार ही गया था। तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ बाजार गया था और कहीं नहीं गया था। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये साधारण वाक्य है इसका हम कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। हम चाहें तो ये कहें कि बाजार भी गया था, बाजार के साथ कहीं और भी गया था, या ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि वह सिर्फ बाजार ही गया था। तो यानी इसमें हमारे ये कोई हमें नहीं बता रहा कि इस पर कुछ बल डालना है या नहीं डालना है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये दो शब्द आकर बाजार पर क्या कर रहे हैं? बल डाल रहे हैं। इससे हमें उसके अर्थ में क्या आ रहा है? एक नया भाव आ रहा है। तो ये जो नया भाव आपको मिल रहा है, ये भाव ही किसके माध्यम से हो रहा है? निपात शब्दों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, चलो दूसरा वाक्य लिखेंगे, हम दूसरा वाक्य देखेंगे। जैसे दूसरा वाक्य हमारा दिया हुआ है, मैं यह काम कर सकता हूँ। सामान्य अर्थ में हमारा ये वाक्य दिया हुआ है, हम निपात लगा के इस वाक्य का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मैं भी यह काम कर सकता हूँ। मैं भी यह काम कर सकता हूँ। दूसरा वाक्य, मैं ही यह काम कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं भी यह काम कर सकता हूँ, इस वाक्य में हमारा निपात शब्द क्या है? भी। और मैं ही यह काम कर सकता हूँ, इसमें ही। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? सामान्य अर्थ में आ रहा है मैं यह काम कर सकता हूँ, एक सामान्य अर्थ हमें दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने कहा मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेरे अलावा कोई और भी यह काम कर सकता है। दूसरा जब हमने वाक्य कहा कि मैं ही यह काम कर सकता हूँ, तो इसमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरह से हमारे शब्द बल डालते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही वाक्यों में आते हैं जितने भी हमारे शब्द हैं, जैसे हमने अभी देखा तो, भी, ही, भर, जिस तरह के ये शब्द हैं ये हमारे क्या होते हैं, जो बल डालने का काम करते हैं। इसी में एक वाक्य थोड़ा लिख लो जिसके बारे में आपको थोड़ा पता चल जाएगा। जो हमारा केवल शब्द है, जो कि हमारा निपात शब्द है, अभी तक हमने देखा कि हम जिस शब्द पर बल डाल रहे हैं उस शब्द के बाद में हम उस शब्द को लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा केवल शब्द है वो जिस शब्द पर बल डाला जाता है उससे पहले लिखा जाता है। जैसे मान लो वाक्य है, केवल मैं बाजार गया था। अब इसी में अगर हम इसको बदल दें, मैं केवल बाजार गया था, ठीक है। अब वाक्य के भाव में अंतर समझ में आ रहा है आपको? एक ही शब्द है, हमने उसको आगे और बाद में लिखा है और उसी से वाक्य का भाव हमारा बदल जा रहा है। केवल मैं बाजार गया था, ये वाक्य हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बस मैं ही था जो बाजार गया था, ठीक है। दूसरा वाक्य, मैं केवल बाजार गया था, तो इस वाक्य में हो गया कि मैं कहाँ गया था? सिर्फ बाजार गया था, ठीक है। तो यानी इस केवल ने, जब हमने मैं से इसे पहले लिखा तो इसने जो बल डाला है वो मैं पर डाला है, ठीक है। और जब हमने इस केवल को बाजार के पहले लिखा है और इससे पहले जो हमने शब्द लिखे थे वो शब्द के बाद रखे जाने पर बल डाल रहे थे। अगर हम उसमें भी चेंज करें, मान लो ऐसे कहें कि मैं बाजार ही गया था, ठीक है, तो बाजार पर बल डालेगा, और कह दिया कि मैं ही बाजार गया था तो फिर वो मैं पर डालेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में थोड़ा सा अंतर भी है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पहले रखने पर उस पर बल डालते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी के बाद रखने पर बल डालते हैं। तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि किस तरह से ये बल डाल रहे हैं और कैसे उसमें अंतर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो निपात शब्द जो है वो आपके इसी तरह से हैं समझने के, लेकिन फिर भी इसके आगे कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हालांकि इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप देखेंगे विषम परिस्थितियों में आने वाले ये निपात शब्द होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस वाक्य में निपात शब्द है, और आपको बल डालने वाला कोई शब्द अगर ना दिखाई दे, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको वाक्य में इनमें से कोई शब्द खोजना होगा कि किस वाक्य में इनमें से कोई शब्द दिया हुआ है जो आगे हैं। कि जैसे निपात के मुख्यतः 9 प्रकार माने गए हैं। इसमें आते हैं स्वीकार बोधक यानी स्वीकृति देने वाले निपात शब्द में, जैसे हाँ और जी। अगर कहीं किसी वाक्य में आपको निपात शब्द पूछा जाए और कोई जो बल डालने वाले हैं वो आपको ना दिखाई दें, तो बल डालने वाले कौन से? ये वाले हमारे, ठीक है। ये ना दिखाई दें तो आप इन दोनों का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। नकारात्मक, जैसे नहीं शब्द है, ये कई बार पूछा गया है आपका, जबकि नहीं जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। अगर उसने पूछा ऐसे कि ये बताइए कि इनमें से निपात शब्द कौन सा है, और आपको कोई ना मिले और उसमें वाक्य में आपको नहीं मिले, तो आपको नहीं ही उसमें निपात के रूप में चुनना पड़ेगा, ठीक है। निषेधार्थक में आ जाएगा, जैसे मत और खबरदार। अब ध्यान देना, नकारात्मक और निषेधात्मक दोनों में यहाँ पे अंतर कर दिया है, जबकि अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी कर दिया। यहाँ पे नकारात्मक मतलब नहीं से कर दिया है, और मत और खबरदार शब्द का दे दिया है कि रोकने से है, यानी निषेध कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नबोधक में क्या शब्द रख दिया है? विस्मयार्थक में कास और क्या रख दिया है, क्या आश्चर्य को दिखाने वाला, ठीक है, और कास जो इच्छा को व्यक्त करने वाला। बलदायक में यानी बल प्रदायक में आपको ये मिली गई जो हमने अभी पढ़े ही, ठीक है, तो ही भर तक याद आता है। तुलना जहाँ दिखाएगा तो वहां पर सा आ जाएगा, जैसे इतना सा, उतना सा, कितना सा, जब हम देखते हैं तो सा जो है वो तुलना को दिखाता है, ठीक है। अवधारणार्थक में हम देखेंगे जैसे ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। ये शब्द भी आपके निपात के रूप में आ सकते हैं जब आपको कोई और शब्द निपात में ना दिखाई दे तो, ठीक है। फिर आता है आदर सूचक शब्द, जैसे हम किसी के पीछे जी शब्द लगाते हैं, जैसे दादाजी, मामा जी, तो जी शब्द भी आपका निपात शब्द के अंदर आता है, क्योंकि वहां पे हम बल डालते हैं किसके लिए? सम्मान देने के लिए। मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं पापा जी और वहीं पे हम केवल पापा कहें तो ऐसा लगेगा कि हम सम्मान नहीं दे रहे, लेकिन जब हम जी लगाते हैं तो उससे लगता है कि हम सम्मान दे रहे हैं। तो ये जी शब्द जो है वो आता है आदर सूचक यानी सम्मान देने के लिए। तो ये आपके पास ये जो शब्द हैं ये निपात के अंदर आ गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप लोगों ने यहाँ पे अविकारी शब्द पढ़े, और अविकारी शब्दों को पढ़ते समय आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अविकारी शब्द बहुत ज़्यादा कठिन है हमारे लिए, तो इसको हम देखते हैं कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाक्य में ही कठिन है या हमारे लिए सरल है, ठीक है। चलो, तो देखेंगे हम अविकारी शब्द में। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई अब प्रश्न पूरा पढ़ लेना। अब वे ऐसे ही कहीं और कुछ लिखा हो, मान लो ये तो ठीक है कि प्रश्न है, मैंने यहाँ पे दे ही दिया है क्योंकि आपका टॉपिक है, अगर कुछ और लिखा हो तो ठीक है। प्रश्न है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, बताइए क्या होगा? अब ये बोलोगे अभी भी तो
प्रश्न को पूरा पढ़ने दो, पता चले कि मैं प्रश्न नहीं बदल दूं यहाँ पे पढ़ते समय, ठीक है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है, उन्हें विकारी कहेंगे, ठीक है। ये अव्यय, देखो मान लो यहाँ पर जो शब्द हमारा दिया हुआ है अव्यय की जगह अविकारी होता, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाक्य में तो है ही नहीं, परिवर्तन नहीं होता है, वो तो लिखा ही नहीं है। अगर ऐसा देगा कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है तो आपको विकल्प में क्या मिलेगा, विकारी मिलेगा, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे, विकारी कहेंगे। देखो अगला प्रश्न संख्या 3, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, यानी जिसमें क्रिया विशेषण क्या है, रहित, या रहित का मतलब क्या होता है, नहीं होना, ठीक है। तो देखो रहित और सहित में भी अक्सर हमारे छात्र जो हैं गड़बड़ कर देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है सहित और एक शब्द है रहित, तो कैसे याद रखना है, यहाँ पे सहित में स दिख रहा है तो स का मतलब साथ, ठीक है। तो यानी जिस चीज से वो रहित कहता है या जिस चीज से वो सहित कहता है तो उसका अगर साथ है तो सहित है और अगर वो नहीं है तो रहित है, ठीक है, विलोम हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्रिया विशेषण रहित यानी क्रिया विशेषण नहीं है जिस वाक्य में, वो पहचानना है। कह रहा है वह अचानक चला गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते थे। अब बताइए इसमें वह वाक्य कौन सा है जिसमें हमारा क्रिया विशेषण नहीं है। जब इस तरह का वाक्य आप लोगों के सामने आएगा तो कैसे चुनाव करेंगे उस वाक्य का, बहुत आसान तरीका है, जिसमें क्रिया विशेषण आया है उसकी पहचान कर लो, ठीक है, अविकारी शब्द से। वह अचानक चला गया, अचानक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कालवाचक हो गया, ठीक है। नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें कहीं कोई अविकारी शब्द नहीं दिख रहा है। वह प्राय यहाँ आया करते थे, तो यहाँ प्राय और यहाँ, ठीक है, रीतिवाचक और स्थानवाचक यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। संबोधन सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है या हर्ष सूचक है। यहाँ पे आप देख रहे, कह रहे हैं अफसोस मैं नहीं जा सका, तो इसमें क्या आ रहा है हमें, हम एक तरह से खेद व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। आश्चर्य नहीं है, खेद व्यक्त कर रहे हैं, और खेद व्यक्त करते हैं तो किसमें, दुखी होकर करते हैं, तो दुख किस में आता है, शोक में आता है, ठीक है। तो इसमें शोक सूचक आ जाएगा। आगे देखो, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। विकल्प दिया है परिणामवाचक, विकल्प दिया है निपात, विकल्प दिया है समुच्चय बोधक, विकल्प दिया है प्रश्नवाचक। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो ये भर है, अब यहाँ पे संबंध नहीं आया है, याद है मैंने आपको बताया था इसमें संबंध नहीं आया। तो जब संबंध नहीं आया विकल्प में तो फिर हम किसको चुनेंगे, निपात को चुनेंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, निपात आ जाएगा। और अगर संबंध होता तो संबंध को चुनते। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता, कौन सा होगा, बहुत आसान है, नहीं ही आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वह क्या है, सर्वनाम है, काम क्या है, संज्ञा है, कर्ता क्या है, क्रिया है। तो ये तीन तो हमारे हट गए, अब बचा हमारे पास नहीं, यही हमारा कौन सा है। अब मैं इसका अगर भेद पूछूं तो कौन सा है, ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में कौन सा है, रीतिवाचक है, रीतिवाचक में कौन सा है, निषेधवाचक, ठीक है। तो आपको पूरा क्रम पता होना चाहिए ना। आगे देखो पॉइंट नंबर 6, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कह रहा है। वह मेरे घर के पीछे रहता है, हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है, यह काम पहले करना चाहिए था। देखो जैसे ही आपका वाक्य आए संबंध सूचक अव्यय, मैंने आपको ट्रिक बताई है, का की के, यानी का की के अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसके बाद में एकदम देख लीजिए कि क्या कोई अविकारी शब्द है। अभी हमें यहाँ पे दिखा रहा है के दिखाई दे रहा है, उसके पीछे पीछे, तो इसमें संबंध है। यहाँ के दिखाई दे रहा है, आसपास दिखा रहा है, संबंध है। यहाँ के दिखाई दे रहा है, फिर बिना आ गया, इसका मतलब संबंध है। इसमें कहीं नहीं आया, तो ये जो पहले आया है ये किसको दिखा रहा है, अगर मैं इसका भेद पूछूं तो कालवाचक क्या, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसमें ये पहले जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में अव्यय है, उत्तर ठीक, आधार, कृष्णा, बहुत आसानी से पहचान लेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न, उसने कटोरा भर दूध पिया, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमादि बोधक। अब निपात नहीं है इसमें, तो ये जो भर दिया है हमारा ये संबंध बोधक में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाएगा,
सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द है? हमको दिखाई दे रहा है कि पूरे वाक्य में जो अव्यय शब्द है वो है हमारा सहित, और ये सहित किसको दिखा रहा है? संबंध को दिखा रहा है, तो ये हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द वाक्य, वाक्यांश या शब्द को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, आगे आता है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ, बिना यहाँ का के कारक चिन्ह के बाद है हमारा, और ये संबंध बोधक पूछ रहा है तो बिना आ जाएगा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में अव्यय शब्द है कौन सा? प्राचीन, मोटा, गरीब, और भेद क्या है और का? हाँ, क्रिया विशेषण जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो समुच्चय बोधक है। ठीक है, जो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, चलो, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है। हमको पता है ये लेकिन जो है ये हमारा आ रहा है समुच्चय बोधक शब्द, और समुच्चय बोधक शब्द का भेद तो दिया नहीं है, तो ये अव्यय यानी अविकारी शब्द है, हमारा उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको कहा था ये जो मैं लेकर आई हूँ प्रश्न, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी पिछले 4-5 वर्षों में जो आए हैं वही है, उन्हीं में से ही है, और ये खास बात यह है कि आपके यूपी के ही है। ठीक, तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि नाम भी नहीं पूछेगा, अधिकतर जो आपको प्रश्न आएंगे वो पूछेगा कि अव्यय शब्द बताना है, अव्यय कौन सा है कौन सा नहीं। जो आपने भेद पढ़े हैं वो तो अलग चीज है। ठीक है, तो बताइए आपको कोई कठिनाई हो रही है इसमें? चलो, हो रही है, किसको हो रही है? क्या कठिनाई हो रही है? क्लास में नहीं पढ़ते? सब शांत रहना, प्रश्न बताओ। अब प्रश्न का उत्तर बताना है, मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं आ रहा है आपको। जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे डॉट 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 होते हैं क्या? विषमादि बोधक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक? कैसे पता चला? हर शोक से पता चला ना, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? आज ही तो पढ़ा है, इसके लिए रिवीजन की जरूरत है। चलो आगे बताओ, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ, बाकी सब शांत रहेंगे, मन मन में पढ़ लो। शहर भर में यह बात फैल गई, वह तो घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। बताओ कैसे पहचानोगे? अब ये प्रश्न आया है, कैसे हल करोगे इसे? बताओ, बोल के बताओ कैसे हल करना है। जैसे ये प्रश्न आ गया तो इसे कैसे हल करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? निपात शब्द के बारे में पता है, कह रहा है निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, जब इसने कहा है कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपके 3 वाक्यों में निपात शब्द मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे चौथा निकालने में इतना टाइम लग रहा है तो सबसे पहले आप ये चीज कर लो कि 3 वाक्यों में जिनमें निपात शब्द का प्रयोग हुआ है वो शब्द खोज लेते हैं हम। हमें मिल गया शहर भर, ये हो गया, वह तो, और मैं भी, ये आ गया तीनों। तो यहाँ पे चौथे में ही देखेंगे हम, यहाँ ताकि जो दिया हुआ है ये हमारा समुच्चय बोधक है। इसमें अरे नहीं तो तब है जब आपको ये ना मिले बल डालने वाला। ठीक है, मैंने वही बताया कि नहीं तो बाद में है जब ये ना मिले। ठीक है, ये मिल गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अब यह शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? वहां। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। आगे देखो अगला पॉइंट, विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी ये कह रहा है कि विस्मय बोधक के बारे में कोई एक बात गलत होगी, वो पहला कह रहा है ये वक्ता के मनोभाव को व्यक्त करते हैं, बताइए सही है कि गलत? सही है, तो ये विकल्प हमारा सही है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ये सही है, हमेशा याद रखना लगाना है। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा सही है, तो ये विकल्प कट जाएगा। ठीक है, एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, ये गलत है बेटा, क्योंकि एक विस्मयबोधक शब्द से सारे मनोभावों को कैसे व्यक्त कर सकते हो? दुख के को दुख से करोगे, हर्ष को हर्ष से करोगे, आश्चर्य को आश्चर्य से करोगे, तो सब अलग अलग हैं। तो यही हमारा उत्तर है, जो सही नहीं है वो यही है। ठीक है, ये गलत है। बाकी ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, अलग रहते हैं वाक्य से। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्यय है कौन सा? वर्तमान, नया तथा सुंदर। तो बहुत आसानी से पता चल गया आपको, तथा ये हमारा क्या है? अव्यय शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं।
इसमें आपको बताना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आप यहाँ बैठिए, तो बैठने के लिए कह रहा है, कहाँ बैठने के लिए कह रहा है, यहाँ। तो कहाँ से हमको क्या मिलता है, स्थान मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा किसको बता रहा है, स्थान को बता रहा है। अरे मैं अभी एक तरफ से कह रही हूँ ना कि पहले देखते हैं उसके बाद बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले में हमको क्या मिल रहा है, स्थान मिल रहा है, ठीक है। दूसरे हम देखते हैं वह धीरे धीरे चलता है। तो चलने की यहाँ पे बात हो रही है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो ये रीतिवाचक है, यानी किसको बता रहा है, रीति को बता रहा है। अब आगे देखेंगे, मोहन जयपुर से अभी आया है। तो आया है, आने का समय बताया जा रहा है, अभी। कब आया है, अभी। तो ये किसको बता रहा है, काल को बता रहा है। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बोलने की मात्रा को बताया जा रहा है। तो ये मात्रा को बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्थानवाचक क्या हो गया, का, ठीक है। पता चल गया क्यों नहीं होगा सी। आगे देखो, बहुत आसानी से बताना, आपको इसमें कुछ भी नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर प्रश्न को आप ऐसे लेके चलोगे कि ऐसे ऊपर से देखोगे कि इसमें से क्या होगा क्या होगा, कभी हल नहीं कर पाओगे। प्रश्न हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले प्रश्न पढ़ के सुनिश्चित करो कि आपको चुनना क्या है, और उसके बाद आप देखो कि विकल्प क्या क्या हमारे दे रहे हैं, और विकल्प में पहचानने की कोशिश करो कि जो ये विकल्प दे रखा है, इस विकल्प में ये क्या है, ठीक है। हाँ जी, ये मात्रा को बता रहा है ना, कैसे बोलते हैं, कम या ज्यादा। हाँ, नहीं, ढंग नहीं आएगा, हमने पढ़ा तो है ना उसमें कि अधिक, कम, ज्यादा, ये सब हमारे परिमाण में रहते हैं ना। अब आप ऐसे उसको कैसे, अगर ऐसे हो कि धीरे धीरे बोलते हैं तो वो ढंग में आ जाएगा, या तेज तेज बोलते हैं वो ढंग में आ जाएगा। कम तो मात्रा को बताता है, ठीक है। कम जो है वो मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए वो परिमाण में रहेगा, ये रखना। और वहीं पे अगर अधिक आ जाए तो वो भी मात्रा को बता रहा है, ठीक है। ज्यादा आ जाए तो वो भी मात्रा को बता रहा है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, इतना सा बोलते हैं, वो भी मात्रा को बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा बोलते हैं, वो भी मात्रा को बताएगा। आपको शब्द की पहचान करनी है, और वो बस आपका टास्क जो है वो यही तो है। जो आपको 4 उदाहरण दिए हुए हैं, जो नीचे चारों के अलग अलग, वो उदाहरण एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ जी, अभ्यास पुस्तक में ये प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको याद तो इसी से करना है ना, जो पहले मैंने बताया है। हाँ, प्रश्न मिल जाएंगे। आगे देखो, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है, यानी असंगत मतलब जो अव्यय के भेद नहीं है। कह रहा है क्रिया विशेषण, विसर्ग बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो विसर्ग बोधक क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये विकल्प हमारा, मतलब ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कटेगा नहीं, ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, आह आप आ गए, वाक्य में आहा, सॉरी आह नहीं है, आहा है। आहा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है। तो हमें पता चल गया कि विस्मयादिबोधक शब्द है हमारा, तो क्या हो जाएगा, अव्यय। इसलिए तथा, या, किंतु, अथवा, एवं, परंतु आदि शब्द क्या हैं, विस्मयादिबोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। हमें पता है इसलिए, तथा, या, किंतु, अथवा, एवं, परंतु ये हमारे क्या हैं, समुच्चय बोधक हैं, जो जोड़ना या अलग करने का बोध करते हैं, ठीक है। आगे देखो, कौन सा पद विकृत नहीं होता, संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। विकृत का मतलब परिवर्तन से है, ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता तो अव्यय शब्द ही होता है। आगे देखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। अब देखो, ये इतना जो है किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। ये सर्वदा जो बता रहा है, ये क्या है, ये हमेशा होना, यानी काल, समय का बोध करा रहा है। सर्वत्र स्थान की बात करा रहा है, ठीक है, तो ये स्थान में आ जाएगा, ठीक है। और गलत तो निषेध को, यानी कि जैसे हम कहते हैं ये गलत है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये निषेधवाचक को, तो ये रीतिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में स्थान को बोध करा रहा है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है क्या, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, या अव्यय है, अव्यय हो जाएगा। अरे शब्द दे दिया है ऐसे लिख के, आपको जल्दी जल्दी में आप क्या कर जाओ, गड़बड़ कर जाओ, इसलिए उसकी शकल जैसा दिया है, ठीक है। नहीं, वो विकल्प ऐसे ही रखा है, ठीक है। अभी तक पढ़ा आपने अन्वय शब्द कहीं नहीं। आगे देखो, पॉइंट नंबर 26, निम्न में कौन सा शब्द संबंध बोधक अविकारी नहीं है, ठीक है, जो संबंध बोधक नहीं है, के कारण, समेत, ओहो और सहित। तो हमें पता है कि जो ओहो है हमारा ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है। भले ही ये विसर्ग मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह ना लगाए, लेकिन हम इसको पहचान लेंगे कि ये शब्द हमारा है, ठीक है। आगे देखो, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में डॉट 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 अव्यय पद है, वह हमेशा अपने गीत।
हमेशा, ठीक है, हमेशा किसको बता रहा है? क्रिया विशेषण में कौन सा है? कालवाचक, ठीक है, समय का बोध करा रहा है। अविकारी शब्द कौन सा है? तुम्हारा लोहा बिल्कुल शहर, बिल्कुल, ठीक है, तुम्हारा हो गया सर्वनाम, लोहा हो गया संज्ञा, शहर संज्ञा। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय नहीं है, यद्यपि, अथवा, बाहर, मोटा। अब देखो आपको एक शब्द दिया है, कृदंत शब्द दे दिया, कृदंत का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए शब्द लगा दिया है। कह रहा है कि अव्यय नहीं है इसमें से। क्या हमने कृदंत और इस तरह से करके पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये वही कह रहा है कि इसमें से आपको क्या बताना है? अव्यय। असल में कृदंत होता है वो अव्यय जो क्रिया से बना होता है, ठीक है। अब इसमें तो कोई सा भी ऐसा नहीं है जो क्रिया से बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमें फिर ये कृदंत को क्या कर देना है? यहाँ पे गौण कर देना है। हमें फोकस जो करना है वो किस पे करना है? अव्यय पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मोटा है ये एक विशेषण होता है, बाकी यद्यपि, बाहर, अथवा ये सब क्या है? हमारे अव्यय हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो, गाय धूप के कारण परेशान हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा अविकारी शब्द है? संबंध बोधक है, विस्मादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है। संबंध बोधक हमने देखा यहाँ पे के बाद कारण जो है ये हमारा अव्यय शब्द है, तो ये हमारा संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। इसमें जो अव्यय नहीं है वो बताना है आपको। ध्यान देना, ऐसे भी किसे जो है हमारा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक रीतिवाचक में आ सकता है। लेकिन अब जब हमें पता है कि आज भी हमारा अव्यय है, इधर भी अव्यय है और कल भी अव्यय है, तो अब इस किसे शब्द को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सर्वनाम, ठीक है। इसको अब हम सर्वनाम मानकर इसको अलग करेंगे। बात समझ में आ गई ना? अगर इसकी जगह यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे कल की जगह अगर कोई ऐसा, जैसे मान लो कल्चर लिखा होता, ऐसा शब्द लिखा होता, ठीक है, तो फिर कल्चर हो जाता, तब आप इसको क्या मानते? अव्यय मानते। बात समझ में आ गई ना? चलो, यही ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? उफ, उजाला, घृणा, फटाफट। उफ क्या है ये? विस्मय बोधक है, और इसमें तो चिन्ह भी लगाया तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। घृणा, घृणा जो है ये संज्ञा हो गया, ठीक है। उजाला संज्ञा हो गया, तो बचा क्या? फटाफट। ये क्या है हमारा? क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक, ठीक है। ना काल बता रहा है, ना स्थान बता रहा है, ना मात्रा बता रहा है, तो बचा क्या? रीतिवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। ये है वो वाक्य जो मैंने आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग दिया है। एक पॉइंट नोट कर लो आप अपने पास। देखो, अगर शब्द दिया हो इसलिए, ठीक है, तो आप लगाएंगे परिणामवाचक, ठीक है। अगर शब्द दिया हो आपका क्योंकि, तो आप लगाएंगे कारणवाचक। अरे संबंध में कहां पहुंच गए आप? ये शब्द आपका समुच्चय बोधक के अंदर आ गया, ठीक है। ये यहां पर जो आ रहा है क्योंकि, अब वह लाचार है इसमें कुछ नहीं है, वह अंधा है इसमें कुछ नहीं है, शब्द क्या है आपके पास? क्योंकि है ना, तो क्योंकि को ही आपको देखना है। यहाँ पर शब्द दिया है परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। अब हमको पता चल गया संबंधवाचक ये नहीं है क्योंकि समुच्चय बोधक है, ठीक है। अब संकेतवाचक के लिए हमें दो चाहिए होते हैं, दो क्या है? दो अविकारी शब्द ही चाहिए हमको, लेकिन इसमें दो अविकारी शब्द नहीं है। अब हमें पता है जोड़े वाला जो शब्द है वो कैसे है? यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इस तरह से, जब, तब, जहां, वहां, इस तरह से। तो ये ऐसे है नहीं, तो संकेत कट गया। अब यहाँ पे आपको दोनों दिख रहे, परिणाम भी निकल रहा है और कारण भी हो रहा है। यानी वह लाचार है, इसका कारण क्या है? वह अंधा है, ठीक है। और वह अंधा है इसलिए वह क्या है? लाचार है, तो ये परिणाम निकल रहा है। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि जब इसलिए और क्योंकि वाला शब्द आएगा, ये आपको परिणाम में भी देखने को मिल जाता है और आपको कारण में भी देखने को मिल जाता है। और परीक्षा में या तो दोनों में से कोई एक विकल्प होना चाहिए। अगर दोनों विकल्प आ गए हैं तो आपको इस पॉइंट को याद रख लेना है। जब भी क्योंकि लगा हो किसी भी शब्द में, तो उसका उत्तर भले ही आपको परिणाम दिख रहा है, आपको कारण लगाना है, ठीक है। दोनों विकल्प में दिख रहे हैं, कारण लगाना है। अगर विकल्प में आपको इसलिए दिख रहा है और यहाँ पे परिणाम और कारण दोनों दिख रहा है, तो आपको उत्तर क्या लगाना है? परिणाम लगाना है, ठीक है। ये आप परीक्षा के लिए इसको लॉक कर दीजिए, ठीक। चलो आगे आता है पॉइंट नंबर 34। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, किताबों में मत जाइएगा, किताबों में सारे उदाहरण हैं, सब में दिए हुए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में जो आता है, जो पूछता है, उसके हिसाब से मैंने बताया। 34, मेरी माताजी आई हैं इसलिए मैं आ नहीं सका, इस वाक्य में कौन सा अविकारी शब्द है? संबंध बोधक है, विस्मादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है।
हमें पता है समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक का कौन सा है? परिणाम बोधक, ठीक है। आगे आता है निम्न में से संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। जिसमें संबंधवाचक नहीं है वो बताना है। वह डर के मारे छुप गया, तो के मारे ये संबंधवाचक है। सोनू धूप के कारण बेहोश हो गया, के कारण, तो ये हमारा संबंधवाचक है। निखिल जल्दी घर चला गया, तो इसमें जल्दी आ रहा है लेकिन हमारा कोई और शब्द नहीं आ रहा जो संबंध को दिखाता है। तो जल्दी जो है ये क्या दिखा रहा है? उसकी एक तरह से प्रक्रिया को दिखा रहा है, रीतिवाचक में आ जाएगा। विनय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, तो के साथ यहाँ पे आ गया संबंधवाचक, तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ग, सी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है? ये जो आपको बताना है। परंतु, तथा, इसलिए, धीरे धीरे, तो समुच्चय बोधक जो नहीं है वो बताना है। अब जैसे इसलिए बता दिया आपने क्योंकि आपने नहीं है देखा ही नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि प्रश्न को पूरा पढ़ो, आपको बताना है। आपको पता है परंतु भी है, इसलिए भी है, तथा भी है, धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइए प्रश्न में कोई दिक्कत लग रहा है कि टॉपिक कठिन है? ये आएंगे परीक्षा में प्रश्न, बस और क्या है। तो अब आपको प्रश्न करने के बाद भी क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं, इस नोट्स में जितने भी आपने उदाहरण देखे ना शब्दों के, इन सारे उदाहरणों को ध्यान से एक बार पढ़ लेना सबको। बाकी समझना आपको आ ही गया है कि कैसे समझना है परिभाषाओं को लेते हुए, ठीक है। इतना ही है आपका अविकारी। यहाँ पे आपका अविकारी जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है। पद के भेद आपके यहाँ पर समाप्त हो गए। तो जो हमारा पद विभाग चल रहा था वो यहाँ समाप्त हो गया। अगला हमारा शुरू होगा चौथा विभाग, वाक्य विभाग। लेकिन वाक्य विभाग शुरू करने से पहले हम लोगों को वाक्य का बेसिक करना है, और वाक्य का बेसिक होता है उसके विराम चिन्ह। तो हम सबसे पहले विराम चिन्ह करेंगे, उसके बाद हम वाक्य पे चलेंगे, ठीक है। तो ये इसे करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।